और बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 16 जनवरी को प्रधानमंत्री अस्पतालों से संवाद करने वाले हैं। यहां पर पीएम लखनऊ और वाराणसी के कुछ केंद्रों से यहां पर संवाद करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां पर प्रधानमंत्री लखनऊ और वाराणसी के कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां वो संवाद करेंगे। लखनऊ के 16 अस्पताल हैं जहां से वो सीधा संवाद करेंगे। ये वैक्सीनेशन को लेकर ये पूरा जो संवाद है वो होगा। तो 16 अस्पताल ऐसे हैं लखनऊ के जहां से सीधा कनेक्ट होंगे प्रधानमंत्री, और जहां जहां ये वैक्सीन लगेगी हेल्थ वर्कर्स को, वहां ये बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 16 जनवरी को प्रधानमंत्री सीधा संवाद करने वाले हैं। और क्योंकि 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा, वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले ये वैक्सीन लगेगी और इसी वजह से प्रधानमंत्री, चाहे वो लखनऊ हो या फिर अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी, वहां के कुछ केंद्रों से संवाद करेंगे। और चलिए सीधा रुक करते हैं, यहाँ पर ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह राठौर हमारे साथ। विक्रम, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस दिन वैक्सीन लगेगी और वहां पर अगर इन केंद्रों से प्रधानमंत्री संवाद करते हैं तो इसका एक अलग ही मैसेज जाता है। बिल्कुल एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा। और जिस तरीके से 16 तारीख को एक बड़ी शुरुआत होगी, क्योंकि 2020 की अगर बात की जाए तो लगातार इस चीज का इंतजार किया जा रहा था। पूरा देश प्रदेश लगातार इंतजार कर रहा था, पूरा विश्व इंतजार कर रहा था कि कब वैक्सीन आएगी और कब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो वो दिन 16 तारीख है और 16 तारीख को एक बड़ा दिन होगा। तो इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन सभी सेंटर्स से संवाद करेंगे जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही होगी। और बताया ये भी जा रहा है कि लखनऊ में भी कुछ केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संवाद करेंगे, जिसमें कि केजीएमयू के जो विशेषज्ञ हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, उनके विशेषज्ञों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर सकते हैं। तो एक बड़ा संदेश सभी डॉक्टर्स के लिए होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना काल में डॉक्टरों ने एक बड़ी भूमिका निभाई और एक जिस तरीके से अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार सेवा करते रहे, पूरे देश की सेवा करते रहे। तो एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी डॉक्टर्स को देंगे, उन सभी लोगों को देंगे जिन लोगों ने बड़े स्तर पर आगे बढ़कर कोरोना काल में समाज की सेवा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को सभी जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे संवाद करेंगे। जो ट्रेनिंग स्टाफ है उनको भी बताया जा रहा है कि उनसे भी संवाद करेंगे। और साफ तौर पर एक अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा सकती है कि लगातार जो निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं, उन्हीं के आधार पर ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जरूरी है कि सभी डॉक्टर्स ने जिस तरीके से पूरे देश और प्रदेश और समाज की सेवा की है, और वैक्सीनेशन में भी उसी तरीके का जोश, उसी तरीके की लगन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस पूरे देश में चलाया जाएगा और जरूरत पड़ेगी कि पूरा देश एक साथ मिलकर, सभी डॉक्टर्स एक साथ मिलकर इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर बढ़ाएं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन के दिन यानी कि 16 जनवरी को जब डॉक्टरों से संवाद करेंगे तो एक बड़ा संदेश सभी डॉक्टरों के बीच में जाएगा। और सबसे बड़ी चीज इससे ये होगी कि डॉक्टरों का बड़े स्तर पर उत्साहवर्धन भी होगा कि देश का प्रधानमंत्री उनसे सीधे बात कर रहा है और उनके काम की सराहना कर रहा है, जो कि एक बड़ा उत्साहवर्धक होगा। और इसका एक बड़ा संदेश सभी डॉक्टरों के बीच में जाएगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ विक्रम। तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उत्साह होगा इसे जो डॉक्टर्स होंगे और जो हेल्थ वर्कर्स होंगे। बहरहाल एक और बड़ी खबर की बात करते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस है आज, और इस मौके पर यहाँ पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए ये शुभकामना दी है। युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी की को नमन है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने ये जयंती पर अपना नमन दिया है, और वो भी ट्वीट करते हुए सीएम योगी ने ये किया है। और साथ ही यहाँ पर विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे कि तमाम बातें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखी है। वैश्विक क्षितिज को भारतीय अध्यात्म और संस्कृति की सुगंध से सुवासित करने वाले युवा सन्यासी, भारतीय मेधा के अप्रीतम और प्रतिमान युवाओं के प्रेरणा स्रोत, युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जयंती को पर उनका नमन। वहीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 के मौके पर पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के संबोधन कार्यक्रम में सीएम योगी भी शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो शामिल होंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और खेल राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी भी इसमें शामिल होंगे। 12 से 16 जनवरी तक के महोत्सव का आयोजन होगा।
कोविड को लेकर टीम 11 के साथ समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। तो प्रधानमंत्री के साथ भी जुड़ेंगे यहाँ पर सीएम योगी, साथ ही यहाँ पर कोविड-19 को लेकर टीम 11 के साथ भी समीक्षा करने वाले हैं। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्यूरो चीफ विक्रम, और क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे सीएम योगी जुड़ेंगे और 2 मंत्री और जुड़ने वाले हैं? क्या मकसद होगा आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो जुड़ेंगे, उसका क्या आगे की रणनीति है? जी देखिए, बिल्कुल आज जिस तरीके से विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी है और पूरा देश विवेकानंद जी को याद कर रहा है, उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और खासकर अगर कही जाए तो भाजपा संगठन पूरी तरीके से पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मना रहा है। क्योंकि विवेकानंद जी की जो लगातार जो बातें रही हैं, जो एक प्रेरणा स्रोत की तरह लगातार युवाओं के बीच में उनको माना जाता है और लगातार उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में युवाओं को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने, उनको मौका देने और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए लगातार निर्देश दिए, लगातार प्रेरणा के तौर पर उनके लिए काम किया है। तो उसी क्रम में भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अब इसको 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक की राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मना रही है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी युवाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ेंगे और एक बड़ा संदेश पूरे युवाओं के बीच में देने का प्रयास केंद्र की और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार करेगी कि युवाओं के लिए किस तरीके से बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है, चाहे वो रोजगार की बात हो या उद्यमी बनाए जाने की बात हो, निवेश बढ़ाकर जिस तरीके से जो युवाओं को रोजगार दिए जाने का बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियों को पर युवाओं को बड़े स्तर पर मौका मिल सके, उसके लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, खिलाड़ियों को जिस तरीके से बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इन सभी चीजों का संदेश बड़े स्तर पर आज इस युवा सम्मेलन में देने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो साफ है कि एक बड़ा संदेश युवाओं के बीच में देने को देखते हुए ये पूरी कॉन्फ्रेंस जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को संबोधित करेंगे। बने रहे विक्रम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आज महत्वपूर्ण मैसेज जाएगा क्योंकि युवाओं को लेकर ये पूरा संवाद होगा, जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी। अगली खबर ये है, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3 दिन के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी और आज उनका ये गोरखपुर दौरा शुरू होगा और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज से गोरखपुर में 2 दिवसीय महोत्सव भी शुरू हो चुका है, जिसमें भी शामिल होंगे सीएम योगी। खिचड़ी के दिन हर साल की तरह इस बार भी सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आज से और 2 दिन का गोरखपुर महोत्सव भी है, जिसमें वो शामिल हो सकते हैं। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम। हर साल की तरह इस बार भी गोरखपुर में रहेंगे 14 जनवरी को खिचड़ी वाले दिन सीएम योगी, और क्या सौगात दे सकते हैं गोरखपुर वासियों को? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, क्योंकि अगर विकास परियोजनाओं के आधार पर माने, समीक्षाओं के आधार पर माने और धार्मिक तौर पर भी माने तो काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मकर संक्रांति के दिन गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्षनाथ पीठेश्वर के तौर पर खिचड़ी भोज का आयोजन करते थे और इसी क्रम में एक बार फिर से 14 तारीख को जिस तरीके से मकर संक्रांति है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना होंगे और मकर संक्रांति के कार्यक्रम में बड़े स्तर पर शिरकत करेंगे। आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और कल पूरी गोरक्षनाथ मंदिर में जो तैयारियां हैं, जो अभी खिचड़ी भोज को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, उन सभी चीजों का जायजा लेंगे, चेक करेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ गोरखपुर मंडल की जो विकास परियोजना है उनकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और साफ तौर पर गोरखपुर में जो गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच सकते हैं और परसों यानी कि 14 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिचड़ी भोज में शामिल होंगे, जो कि गोरक्षनाथ मंदिर के द्वारा ही आयोजित किया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े स्तर पर कई लोगों को उसमें खिचड़ी भोज कराते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 तारीख को खिचड़ी भोज दोबारा से कराएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। तो साफ तौर पर है कि जहां पर विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ पूजा अर्चना और धार्मिक तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बने रहिए विक्रम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कई विकास योजनाओं का यहाँ पर सौगात दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है किराएदारी कानून। योगी सरकार के किराएदारी कानून को मंजूरी मिली है। मकान मालिक
जो अब अपनी अपनी मनमानी करते थे, मनमानी तरीके से किराया वसूलते थे, अब वो नहीं बढ़ा सकेंगे। बिना एग्रीमेंट के किराए पर को नहीं बढ़ाया जा सकेगा, ना ही यहाँ पर किराए पर नहीं दे सकेंगे कोई भी भवन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कानून को मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है, किराएदारी कानून को लागू किया गया है, क्योंकि मकान मालिक मनमानी तरीके से किराया वसूलते थे, जिसको लेकर ये कानून बनाया गया और आखिरकार इसको मंजूरी भी मिल गई है राज्यपाल से। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, सवाल यही था कि अब तक जो किराएदार थे वो परेशान होते रहते थे, लेकिन अब इस कानून से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब जी देखिए, बिल्कुल बड़ी राहत मिलेगी और इसमें दोनों पक्षों को राहत मिलेगी, क्योंकि कई ऐसे मामले देखे जाते थे कि जहां पर किराएदार मकान खाली नहीं करते थे। कई जगहों पर ये देखा जा करता था कि मकान मालिक अब मनमाना रेंट हर साल बढ़ा देते थे। जो कई जगहों पर ये देखा जाता था कि किराएदार और जो मकान मालिक है उनमें लगातार, जो लैंडलॉर्ड थे उनमें लगातार कई विवाद थानों पर होते थे। कई लंबे समय से जो किराएदार रहते थे वो किसी भी तरीके से जो रेंट देना होता था उसमें आना ना की करते थे। कई समस्याएं लगातार इस तरीके देखने को मिलती थी, जिसके बाद से इन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देशित किया था। पिछली कैबिनेट में 22 सर्कुलर के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरा जो प्रस्ताव है इसको पास किया था कि अब उत्तर प्रदेश में किराया अध्यादेश लागू किया जाएगा, जिससे कि कहीं पर भी जो किराएदार हो या मकान मालिक हो वो मनमानी ढंग से काम ना कर पाए, उसके भी एक नियम कानून हो, जिससे कि सुव्यवस्थित तरीके से ये किराया और किराए पे रहने वालों के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कानून बन सके। और उसके तहत 22 सर्कुलर के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेजा था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उसकी मंजूरी दे दी है और अब वो उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। साफ तौर पर जो इसके नियम के आधार पर अगर बात की जाए तो अब 5 से 7% से ज्यादा कोई भी मकान मालिक कहीं पर भी किराया नहीं बढ़ा सकता है। इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिया गया है और कहीं पर भी इस तरीके की अगर जो कानून बनाए गए इसका वायलेशन होते हुए दिखता है तो इस पर जुर्माने का प्रावधान होगा और अगर जुर्माने के बाद भी कहीं पर भी इस तरह की स्थितियां देखने की मिलती हैं तो उसमें सजा भी मुकर्रर की जाएगी। जी शुक्रिया विक्रम, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोनों ही तरफ से फायदा होगा, चाहे वो किराएदार हो या फिर मकान मालिक। इसके लिए ये कानून बेहद इस बार महत्वपूर्ण है, जिसको मंजूरी भी दे दी गई है। वहीं आगे बढ़ते बात करते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल का दौरा है और ऐसे में वो कल सुबह 8:15 पर गौरांग लॉज गोघट के लिए रवाना होंगे और करीब 11:30 बजे प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा दोपहर 12:15 पर जिला कमेटी बैठक में भी शामिल होंगे। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 1 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। कल वो जाएंगे, 3 दिवसीय दौरा रहेगा। 3 दिन पश्चिम बंगाल में रहेंगे डिप्टी सीएम, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला कमेटी है, वहां पर बैठक करेंगे, वहां पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरीके से अब यहाँ पर बीजेपी लगातार लगी हुई है और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से देखी जा रही है। चाहे वो जेपी नड्डा का दौरा हो या फिर अमित शाह का दौरा हो, लगातार अब ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जा रहे हैं, जहां पर वो पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे, जिला कमेटी की बैठक में भी शामिल। विक्रम सिंह राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर भी। विक्रम, अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे और हमने जितने भी विधानसभा चुनाव देखे उसमें देखा है कि उत्तर प्रदेश का जो वर्चस्व रहता है, या चाहे वो सीएम योगी हो या फिर डिप्टी सीएम हो, जिस तरीके से जाते हैं कहीं ना कहीं उसका फायदा बहुत मिलता है। ऐसे में वोट बैंक को साधने में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कितनी भूमिका रह सकती है वहां पर? देखिए, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी की बात की जाए तो एक प्रखर वक्ता और एक कुशल राजनीतिक के तौर पर उनकी छवि पूरे देश में मानी जाती है और उसी क्रम में बीजेपी ने एक बड़ा मौका, फिर से एक बार एक बड़ा काम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर छोड़ा था और जिसको लेकर लगातार केशव प्रसाद मौर्य काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जी को दी गई थी। लगातार उसी को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहते हैं और एक बार फिर से कल 3 दिन के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे और वहां पर जो बीजेपी की सियासी पृष्ठभूमि है उसको और मजबूत करने का काम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया जाएगा। साफ है कि एक बड़ी तैयारियों के साथ केशव प्रसाद मौर्य फिर से पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। कई ऐसे कार्यक्रम लगाए गए हैं जिनमें वो जनता
जो जनसभाएं हैं, जो लोगों से संपर्क करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, जो गोष्ठियां आयोजित की गई हैं उनमें शिरकत करेंगे और बीजेपी के क्या काम है, सरकार के क्या काम है, केंद्र की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, पश्चिम बंगाल में किस तरीके से सरकार अभी तक की नाकामयाब साबित हुई है, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को पश्चिम बंगाल में नहीं उतरने दिया गया, इन सभी चीजों की जानकारी केशव प्रसाद मौर्य अपने इस दौरे में जनता के बीच में देने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह होगी कि केशव प्रसाद मौर्य की अगर की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य अपने तीखे तेवर की वजह से बड़े स्तर पर जाने जाते हैं और जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में तीखे तौर पर बड़े स्तर पर जो काम किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाया जाए, पश्चिम बंगाल की सरकार की नाकामियों को बड़े स्तर पर जनता के बीच में गिनाया जाए। और इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए बीजेपी ने एक बड़ा विश्वास केशव प्रसाद मौर्य जी पर किया था और इसी क्रम में लगातार केशव प्रसाद जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहते हैं। इससे पहले भी 3 दिन का दौरा एक बार पश्चिम बंगाल में केशव प्रसाद मौर्य जी कर चुके हैं और कल एक बार फिर से 3 दिन के दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जिसमें कि चाय पर चर्चा, गोष्ठी और जनसभाओं को संबोधित करने का काम केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। बिल्कुल बने रहिए विक्रम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है ये दौरा और ऐसे में कितना इस पर जो लोगों तक योजनाएं पहुंचा पाते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी लगातार बंगाल पर फोकस कर रही है। ऐसे में एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। आज पूर्वांचल में जमीन तलाशने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अब जा रहे हैं, वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। ओवैसी और पूर्वांचल के 4 जिलों का दौरा करेंगे। उसमें साथ ही यहां पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ पूर्वांचल का दौरा करने वाले हैं। तो पूर्वांचल में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश है ओवैसी की और वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश रहेगी, चाहे वो वाराणसी हो, मऊ हो, जौनपुर और आजमगढ़ का वो दौरा करेंगे और यहाँ पर अपनी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश रहेगी ओवैसी की। तो यूपी की सियासत में भी ओवैसी की एंट्री है। विक्रम सिंह राठौर लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रम, आप कितना जो कोशिश करने की यहाँ पर जुगत में है ओवैसी, क्या लगता है इसमें कामयाब हो भी पाएंगे? क्योंकि पूर्वांचल की बात करें, कितना भी यहाँ पर नाराजगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वोट बैंक रहता है वो बीजेपी की तरफ ही रहता है। तो ऐसे में कितनी सेंध लगा पाएंगे ओवैसी? देखिए, वर्ग विशेष के तौर पर अगर बात की जाए तो ओवैसी कुछ वोट जरूर काट सकते हैं और शायद यही कारण है कि लगातार वो पूर्वांचल में सबसे पहले सक्रिय होने का प्रयास ओवैसी द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो ओवैसी के जो वक्तव्य हैं, ओवैसी जिस तरीके से एक वर्ग विशेष की जिस तरीके से राजनीति करते हैं उसके आधार पर पूर्वांचल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन वर्गों का क्या वोट बैंक अधिक है और इसीलिए लगातार अब ओवैसी उन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। और इसी क्रम में आज 4 जिलों के दौरे पर ओवैसी रहेंगे, जिनमें कि वाराणसी, मऊ, जौनपुर और आजमगढ़ में ओवैसी पहुंचेंगे और वहां पर जो सियासी पृष्ठभूमि है, अपनी सियासी पृष्ठभूमि मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी ओवैसी एक बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं, जब उन्होंने लखनऊ में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की थी और जो उनका मोर्चा है उस मोर्चे में अपनी सहभागिता दिखाई थी। और अब एक बार फिर से वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और आज 4 जिलों में दौरा करेंगे और इस दौरे में उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश की जो सियासी सरगर्मियां हैं, जो सियासी उठक पटक है, उसको समझाने के साथ साथ किस तरीके से पूर्वांचल में चीजों को और मजबूत किया जा सकता है, इसकी पूरी चर्चा इस दौरे पर दोनों लोग करेंगे। और अगर ओम प्रकाश राजभर की भी अगर आधार पर भी बात करें तो पूर्वांचल में एक बड़ा असर वोट बैंक में उनका पड़ता है, तो इसीलिए सबसे पहले ओवैसी ने पूर्वांचल को चुना है और पूर्वांचल से ही अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश में मजबूत करने का काम ओवैसी शुरू करने जा रहे हैं आज से। बिल्कुल बने रहिए विक्रम, हमारे साथ आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये दौरा भी, किस तरह से अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ओवैसी, ये वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश है। उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी होंगे। वहीं आज जौनपुर का दौरा करने वाले हैं यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। निगोह के श्रीराम डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पार्टी नेतृत्व के निर्देश के बाद तैयारियां की गई हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जहां पर निगोह के श्रीराम डिग्री कॉलेज में पहुंचेंगे। पार्टी नेतृत्व के निर्देश के अनुसार यहां पर तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है। तो अखिलेश यादव का जौनपुर दौरा है, तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। स्वर्गीय पारसनाथ यादव की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे यहां पर अखिलेश यादव।
तो बड़ी खबर इस वक्त अखिलेश यादव का जौनपुर दौरा है, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अखिलेश यादव आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर पार्टी नेताओं के अनुसार सारी तैयारियां भी की गई हैं। विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं विक्रम सिंह। विक्रम, और क्या जानकारी मिल रही है? आज जौनपुर जा रहे हैं और फिलहाल क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव का जौनपुर का दौरा है और अगर अपडेट की अभी तक की बात की जाए तो अखिलेश यादव के 3 जिलों के दौरे इस पूरे कार्यक्रम में होंगे, जिसमें वाराणसी, जौनपुर और कानपुर के दौरे पर आज अखिलेश यादव होंगे। लगभग 11:30 बजे तक की अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचेंगे, रावतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिस पर अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वो सीधे जौनपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और जौनपुर में पारसनाथ यादव, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, उनकी जयंती का आयोजन आज किया है। आज वो जौनपुर में उनकी जयंती में शिरकत करेंगे और जौनपुर में भी पार्टी के अधिकारियों से मुलाकात अखिलेश यादव द्वारा की जाएगी और उसके बाद वो सीधे वहां से वाराणसी दोबारा वापस होंगे और वहां कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे और कानपुर में बिठूर निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो लखनऊ के लिए दोबारा वापस आ जाएंगे। शुक्रिया विक्रम, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निगो किशोरीराम डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है, जहां पर पार्टी नेतृत्व की तरफ से जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर बताया जा रहा है कि परशुराम की जो हसनापुर में लगेगी भगवान परशुराम की ये भव्य प्रतिमा, 14 जनवरी को भगवान परशुराम की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण होगा। साथ ही यहां पर चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे इसमें मुख्य अतिथि होने वाले हैं और भगवान परशुराम चेतना पीठ के राष्ट्रीय संयोजक सुमेश मिश्रा बतौर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। आयोजकों ने संस्थापक संतोष पांडे और संयोजक सुमेश मिश्रा को निमंत्रण दिया है। मेरठ के अरविंद शर्मा और प्रशांत भारद्वाज ने भी यहां पर न्योता दिया है। मेरठ के सारे सनातन धर्मी ब्राह्मण और त्यागी समाज ये भव्य प्रतिमा लगवा रहे हैं। तो मेरठ से खबर, जहां के हस्तिनापुर में लगेगी भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा। 14 जनवरी को भगवान परशुराम की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो इसका अनावरण होने वाला है मेरठ में और हस्तिनापुर में लगेगी भगवान परशुराम की प्रतिमा। चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के संस्थापक संतोष पांडे इसमें मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही यहां पर सुमेश मिश्रा को भी निमंत्रण दिया गया है। और इसके साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।